हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा एनसीईआरटी शुरू होने जा रहा है। काफ़ी बच्चों का मैसेज आया था टेलीग्राम हर जगह कि सर एनसीईआरटी शुरू करिए। ठीक है, तो हम आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ये क्लास 8 से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि 6 7 लगभग नॉर्मल ही है, बेसिक है, उसमें उसमें कुछ नहीं। अगर कहेंगे तो हम उसको भी करवा देंगे। यहाँ पर हम क्लास 8 से 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की पूरी हम कवर करवा देंगे। ठीक है, और ये एनसीईआरटी इसकी उपयोगिता बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी आप जानते होंगे कि इसका यूज़ कितना होता है आपके आंसर राइटिंग में। तो जो बच्चे कह रहे थे मेंस का आपका शुरू करिए, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं अच्छी तरीके से तो आपका मेंस वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, बिना एनसीईआरटी के आपकी तैयारी अधूरी रहती है। ठीक है, इतना जान लीजिए। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है, और विद कॉन्सेप्ट के साथ हम कुछ ऐसे चीज़ें बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, एक एक वर्ड हम बताएंगे ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन आपका पेपर में आए तो आप उसको कर दें। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है मोना और राजू। पहले देखिए संसाधन। संसाधन देखिए, यहाँ पर जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे, हम दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे। तो इसीलिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि हिंदी में लाइए इंग्लिश में लाइए। देखिए रिसोर्सेस क्या होता है, ये संसाधन क्या होता है, इसको रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, इसको रिसोर्सेस कहते हैं ही इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पर हम रिसोर्सेज के बारे में आज पूरा बात करेंगे, संसाधन के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं संसाधन, कैसे इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे घर दो बच्चे हैं, वो अम्मा की मदद कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े होंगे, बर्तन होंगे, अनाज, कंघा और शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। उपयोगी मतलब क्या हुआ, मतलब ये यूटिलाइज करने के लायक हैं ये। ठीक है, ये सब मतलब ये इम्पोर्टेंट है। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। ठीक है, ये जो आपका कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल है, ये सब क्या है, संसाधन है। ये कौन कह रहा है, ये अम्मा बोल रही हैं। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने पूछा, प्रश्न पूछा। जब मान लीजिए अम्मा ने पूछा कि अम्मा ने बताया ये सब संसाधन है, इनको रख दीजिए, फेंकिए मत। तो राजू छोटा सा बच्चा था तो वो पूछ लिया, अम्मा जी ये संसाधन क्या होते हैं। तब देखिए अम्मा वही बता रही हैं। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। जान गए आप क्या, कि जो भी कोई वस्तु होगी जिसका उपयोग आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कोयला का उपयोग बिजली बनाने में कर रहे हैं तो आपका कोयला एक संसाधन हो गया। ठीक है, अभी सब आगे आएगा। ठीक है, तो ये आपका संसाधन हो गया। तो क्या शहद भी, तो शहद का उपयोग क्या करते हैं, पीते हैं, हम खाना खाते हैं, मतलब उसको आप अपने भोजन में लेते हैं, तो वो क्या अपनी आवश्यकताओं से पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अनाज क्या है, वो भी भोजन में, कंघा क्या बाल झाड़ रहे हैं, तो भी एक संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकार के को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, तो ये देखिए आपका जल होगा, ये लिखा गया है जल, और क्या है यहाँ पर विद्युत लिखा गया है। उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा। ठीक है, जब स्कूल से आप वो स्कूल से घर जा रहे हैं तो रिक्शा पे यूज करते हैं ना। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने, जो अब ये बुक है, ये भी आपका एक रिसोर्स है। ये सभी संसाधन हैं। ठीक है, अम्मा जी बता रही हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वो भी एक संसाधन है। तो देखिए अम्मा ने कितने अच्छे तरीके से बता दिया कि आप बिजली पंखा चल रहा है वो भी एक संसाधन है, एक जल जो आप पी रहे हैं वो भी एक संसाधन है, रिक्शा जिस पे आप स्कूल जाते हैं सुबह मॉर्निंग में वो भी एक संसाधन है। ठीक है,
और जो आपके पिताजी खाना बना रहे हैं, जो सब्जियां लाए हैं, वो भी संसाधन है। तो देखिए संसाधन में आप कितना ब्रॉड चले गए। आप किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में दे देगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, थोड़ा ब्रॉड में पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ जैसा एक है। उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वह उपयोगी है। ठीक है, क्या है वो आपके लिए उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, उपयोगिता मतलब यूटिलिटी, अथवा उसको प्रयोज्यता भी कहते हैं, यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी उसे एक संसाधन बनाती है, एक रिसोर्स बनाती है। कुछ भी होगा, जैसे आप जल भी उपयोग कर रहे हैं, विद्युत भी, रिक्शा भी, सब्जियां, जो कुछ आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं वही आपका संसाधन है। ठीक है, अभी आप मतलब ये चैप्टर ख़त्म होते होते आपसे कोई भी संसाधन पूछेगा आप बता देंगे, ठीक है। राजू अब जानना चाहता है, कौन कौन दो लोग थे, मोना और राजू, ठीक है। अब राजू देखिए थोड़ा सा क्यूरोसिटी वाला लड़का है, ये जानना चाहता है कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, ये राजू जानना चाहता है, ठीक है। अम्मा ने बच्चों को बताया, मतलब उनकी अम्मा काफ़ी समझदार लगती हैं। वस्तुएं उस संसाधन वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, तो संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, ठीक है, मतलब अम्मा ने कहा जो कुछ वस्तुएं होती है वो आपके जो मूल्य प्रदान करते हैं, मतलब उनका थोड़ा आर्थिक महत्व हो जाता है, तो वो संसाधन होता है। अभी देखिए आगे बताते हैं क्या आर्थिक होता है, क्या मूल्यवान होता है। मूल्य का अर्थ होता है कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व, आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के मतलब स्वरूप धातुओं का आर्थिक महत्व होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक महत्व नहीं होता है। आप सोचेंगे सर हम तो कश्मीर जाते हैं तो वहाँ भी पैसा लगता है। कश्मीर देखिए, कश्मीर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जाने के जो संसाधन आप परिवहन यूज कर रहे हैं उसका पैसा लगता है। जब कश्मीर आप मान लीजिए आपको किसी प्रकार से फ्री में कश्मीर में छोड़ दूँ, तो वहाँ पर जो आप मनोरम यहाँ कह रहे हैं मनोरम दृश्य, ठीक है, ये मनोरम दृश्य, तो क्या आप जितने पहाड़ देखेंगे तो उसका पैसा लगेगा। सरकार कहेगी आपने 5 पहाड़ देखा है, 5 प्रकार के बगीचे देखे हैं और ये 5 प्रकार के रास्ते उसते ये सब देखे हैं, तो आपका 500 रुपया हुआ। ऐसा थोड़ी है, वो फ्री होता है, उसमें आर्थिक महत्व नहीं। वो तो आप जा रहे हैं कश्मीर तो उसका पैसा लगता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कश्मीर में आप क्या करें, कोई धातु खनिज है उसको आप रिसोर्स के रूप में अपना खुदाई करके आप यूज करें, तो वो उसका आर्थिक महत्व हो जाता है। मनोरम दृश्य देखने से आपका उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, लेकिन वो आपका संसाधन में काउंट होता है। मनोरम दृश्य आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मनोरम दृश्य क्या मनुष्य की आवश्यकता पूरा करती है। जैसे आपका मूड खराब है तो मनोरम दृश्य देख लिया, आपका मूड सही हो गया, ठीक है, तो वो भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है ना। तो यही होता है, कुछ का आर्थिक महत्व होता है, कुछ का आर्थिक महत्व नहीं। कोई पूछे आपका क्या मनोरम दृश्य देखना आर्थिक, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका पेपर में, एक लाइन रख के मनोरम दृश्य एक आर्थिक महत्व है, तो वहाँ पर गलत आपको ऑप्शन रखाना पड़ेगा कि ये गलत है आपका। ये जैसे ये हुआ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातु कोई है उसको हम निकाल रहे हैं तो उसका आर्थिक मूल्य होगा, लेकिन मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। लेकिन ये संसाधन होते हैं, हाँ ये संसाधन ही होते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू जो नुस्खे हैं, जो दादी नहीं बनाती कि जैसे पेट दर्द हो रहा है, कहते हैं आओ बच्चा हम आपको थोड़ा सा वो कुछ मिला उला के उसी में जीरा सौंफ ये सब मिला के दे देती हैं, तो क्या होता है वो पेट सही हो जाता है। तो अगर उसी का क्या हुआ हो जाए,
मतलब अभी आगे बताते हैं, पेटेंट करवा, अभी देखते हैं। आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो दादी जो हमें देती हैं वो क्या कहते हैं, जो जैसे पेट दर्द हो रहा है तो दादी कुछ बना के दे दी, ठीक है, जीरा कुछ भी, तो पेट सही हो गया। तो क्या उसका दादी जी पूरा आपको पूरा शहर में प्रचार कर रहे हैं कि हमारा ये नुस्खा ले लीजिए, नहीं, उसको वो प्रचार नहीं कर रही हैं। लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहले हल्दीराम क्या था, हल्दीराम खुद ही अपना एक बनाता बनाता था, एक दुकान छोटी सी थी, लेकिन क्या हुआ, हल्दीराम एक पेटेंट के रूप में हो गया, एक ब्रांड के रूप में हो गया। आज देखिए हल्दीराम की मिठाइयाँ हर दुकान पे मिलती हैं, तो उसने अपना पेटेंट करवा लिया। पेटेंट मतलब क्या होता है जानते हैं? पेटेंट मतलब कोई एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पेटेंट लिखा गया है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, मतलब इट मीन्स में एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया व इन्वेंशन। मतलब कोई आइडिया आपके पास है, कोई आपने इन्वेंशन किया है, उस पर आपका एकाधिकार हो जाएगा, वही आपका पेटेंट होता है, उसको कोई कुछ नहीं। अब दादी कोई आपको दे रही हैं मतलब कोई दवा, और उसको सब लोग जान गए शहर वाले कि दादी वाला नुस्खा बहुत अच्छा है, ठीक है, अब इसको क्या किया जाए, हम ले ले। तो दादी कहेंगे हमारा पेटेंट चाहिए तभी हम आपको देंगे। तो दादी को पेटेंट मिल गया, दादी को पैसा मिल गया, इसके बाद आप जाइए बेचिए अब दादी के नाम पे, दादी के नुस्खे वाली दवा ये है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं समय के साथ कैसे। देखिए मान लीजिए आप अभी एज में, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है, क्या हुआ, आपकी शादी नहीं हुई है, लड़की के पिताजी आपको देखने आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि आप पूछे वो आपसे आपसे पूछे कि बेटा करते क्या हो, तो आप क्या कहेंगे, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछेंगे और क्या करते हो, कितनी बार प्री मेंस, कहें प्री मेंस तो अभी प्री निकलता है, मेंस नहीं निकलता, इसे आप बोलेंगे, या प्री भी नहीं निकलता, ये कुछ भी आप बोलेंगे जो आपके पास होगा डिग्री, तो ये है। तो अच्छा आईएएस के, तो लेकिन आप फिर बोलेंगे अच्छा, तो वो बोलेंगे ठीक है कर रहे हैं, तो लेकिन आप क्या कहेंगे, लेकिन समय आने दीजिए, 1-2 साल आने दीजिए, हो सकता है हमारा प्री भी निकल जाए, मेंस भी निकल जाए, इंटरव्यू निकल जाए, और हम आपका समय के साथ क्या होंगे, हमारा मूल्य हो जाएगा, हमारी आर्थिक मतलब क्या, जो मतलब जो आपका हमारी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, मतलब कॉमर्शियल वैल्यू जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, समय के साथ तो 1-2 साल आप वेट करने को उनको बोलेंगे कि अभी मेरा आईएएस निकल गया तो आपकी वैल्यू जो आप अभी हमको इतने में, मतलब दहेज तो ये सब गंदी बात है, लेकिन मैं अभी यूज कर रहा हूँ, दहेज ये दे रहे हैं इतना, अब तब इतने में मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि हमारा समय के साथ मूल्य बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ होता है, आप भी तो एक आप प्रकार से आपके रिसोर्स ही हैं, अभी ह्यूमन रिसोर्स आएगा आपके, आप यहाँ देखेंगे। तो यही होता है कि समय के साथ किसी की मतलब कोई बढ़े, कैसे कोयला वोयला, क्या जब पहले आदि मानव थे तो क्या पता था कि हम कोयला से क्या बिजली बनाएंगे, आदि मानव को क्या पता था कि हम बिजली, कोयला से बिजली बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, आज समय बीता और सबको पता चल गया कि कोयला से बिजली बन रही है। ठीक है, तो समय के साथ क्या हुआ, उस कोयले का मूल्य बढ़ गया, समय के साथ जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोल डीजल निकलता है, क्या आदिमानव लोग या पुराने ज़माने के लोग जानते थे कि इसका पेट्रोल से आदमी आगे ये गाड़ी चलेगी, ये कार, ये फोर व्हीलर ये सब चलेगी, नहीं कोई जानता था। क्या अब जान गया, उसका रिसोर्स होगा, समय के साथ उसका मूल्य बढ़ गया, बस यही है समय के साथ मूल्य, और कुछ है ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तो हो गया। अब देखिए यहाँ आओ कुछ दे याद कर, अपने घर और अपनी कक्षा के उपयोग के लिए किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाएं। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, तो शायद अब थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे कि संसाधन होते क्या हैं। अब यहाँ पर देखते हैं प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी होता है किसी कौशल, ठीक है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, तो किसी कौशल से आप या किसी स्किल से आप नई चीज़ें बना दिए तो टेक्नोलॉजी, कैसे मोबाइल बन गया। अब देखिए यहाँ देखते हैं, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं।
लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ठीक है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार अनंतता परिवहन और नवीनतम विधियों के विकास में हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो आपका समय है वो वही जो अभी मैं बताया हूँ, समय के साथ है आपकी प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। और जो जैसे जल का तो पहले यूज नहीं सोच रहे थे कि खाली सब सोच रहे थे पीने वाला ही काम चलेगा, लेकिन जल से अब बिजली भी बन रही है। ठीक है, बहते हुए जल से परिवहन भी पहले क्या ये सोच रहे थे कि एक मतलब फोर व्हीलर आएगा कुछ ही समय में, 1 ही 2 घंटे में कई सौ किलोमीटर चले जाएंगे, तो ऐसा पहले नहीं था। लेकिन अब समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुआ और समय के साथ हमारा सब संसाधन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ से आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे संसाधन होते क्या हैं। अब देखिए, संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 चीज़ों में वर्गीकृत किया गया है। एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, एक मानव निर्मित संसाधन होते हैं, ठीक है, और एक मानव, जो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, अभी देखिए तीनों के बारे में क्या होता है। तीनों प्राकृतिक 3 प्रकार के संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, दूसरा मानव निर्मित संसाधन होते हैं, और तीसरा सिर्फ मानव संसाधन होते हैं। अभी तीनों हम बताते हैं कौन कौन से, देखते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, ये देखिए। देखिए, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था, है क्या ये सब। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना उपयोग लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां हैं, हम झीलों का जल है, ये मृदा है, खनिज है, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये प्राकृतिक संसाधन हुआ। जैसे नदी जो हमारी नदियां है, या हम क्या जो वायु है, ये क्या होता है प्रकृति के द्वारा ही मिलता है। क्या कोई मानव बनाया है क्या जल या नदी, कोई मानव बनाया है? नहीं। झीलों का जल हुआ, मृदा हुआ, मृदा क्या हम जैसे धान बैठाते हैं, उसमें धान या गेहूँ कुछ भी बैठाते हैं, उस पर निकल जाता है, मतलब खाना अन्न निकल जाता है, तो उसका उपयोग हुआ, हमारे संसाधन में प्रयोग हुआ ना। खनिज हुआ, तो खनिज भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सब क्या हुआ, आपके प्राकृतिक संसाधन। कोई आपसे पूछे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो आप बता दीजिए। जो चीज़ हम नहीं है, मानव नहीं, जो भगवान बनाए, अपने दिमाग में ये रखिए कि जो भगवान बनाए हैं वही प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वायु, आपका ये जल, नदी, झील, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों से बहुत से प्रकृति और निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो, तो सीधे तो क्या वायु को हम कुछ और करते हैं, सीधे वायु उपयोग में लाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या कुछ जैसे आप देखिए, कुछ संसाधन जो प्राकृतिक होते हैं उसको, उसमें भी 2 अलग अलग वैरायटी हो गए हैं। एक नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय। अब जैसे हम कोयला वाला देखेंगे, तो वो कोयला भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्या हो वो अनवीकरणीय। अब सोचेंगे अनवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है। देखिए, जो अनवीकरणीय होता है वो उसमें उसको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है, नॉन रीन्यूएबल। अब ये इसी से पकड़ लीजिए, जो रिन्यू लिखा गया है, रिन्यू यहाँ लिखा गया है रिन्यू ना, और यहाँ लिखा गया नॉन, तो मतलब जो रिन्यू ना हो सके, नॉन मतलब नहीं ना, किसी चीज़ के लिए नॉन रखते हैं तो नहीं ना, तो जो रिन्यू ना। अब देखिए कोयला ख़त्म हो जाएगा तो क्या कोयला 10 साल में फिर थोड़ी बनेगा, उसको करोड़ों अरबों साल लगते हैं कोयला बनने को, तो ये रिन्यू नहीं हो सकता है। और नवीकरणीय क्या होता है, इसको बार बार आप रिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं, जो मतलब अच्छा है, जो ख़त्म ही नहीं होगा,
क्या सौर की रोशनी कभी ख़त्म होगी? नहीं ख़त्म होगी कभी। क्या जल कभी ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होगा। क्या हवा कभी ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होगा। तो ये नवीकरणीय में आ जाता है। पेट्रोलियम तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा, कोयला ख़त्म ही हो जाए, ये सब ख़त्म ही होना है एक दिन, ठीक है। आपका पेड़ पौधे एक दिन ख़त्म ही होना है। तो ये क्या होता है, नॉन वो जो मतलब रिन्यूएबल। तो जब नॉन रिन्यूएबल कहे तो वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। और रिन्यूएबल करें तो मतलब कर नहीं ख़त्म होंगे, बार बार आप रिन्यू करते जाइए उसको, ठीक है। जैसे बीमा होता है, बार बार रिन्यू करते जाइए, कभी नहीं ख़त्म होगा। अब देखिए यहाँ पर संसाधनों में विभाजित किया गया। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो शीघ्रता से नवीकरणीय अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो अब देखिए सूर्य की रोशनी इस पर मानो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। सूर्य भगवान जिस दिन मई जून में अपने पूरे उफान पे होते हैं तो आदमी को जला देते हैं। उसमें आदमी कुछ कर सकता है? कुछ नहीं, सिर्फ अंदर जाके बैठ सकता है घर में, तो कुछ समय के लिए, ये मतलब जब दोपहर रहेगी फिर शाम को निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कुछ कोई टेक्नोलॉजी लगा के उसको मतलब भगवान की रोशनी को कम कर देगा, तो उसमें मानव का नहीं कुछ हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से, ठीक है, लापरवाही से उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। तो जैसे जल है, आप क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, पूरा सब जल नदियों का जा रहा है। वन जो है आपका डेली काट रहे हैं। मृदा क्या है, मृदा आपका उसमें इतना केमिकल डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सब आपका ये दूषित हो जा रहा है, ठीक है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज भी बहुत से भागों की एक बड़ी समस्या हो गया है, ठीक है। तो नवीकरणीय जल भले ही है, लेकिन जैसे डर इसका लग रहा है कि कोयला ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा डर किसका लग रहा है, पानी का लग रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। कोयला का डर उतना कम है, लेकिन पानी का डर ज़्यादा लग रहा है कि ये कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा सब पानी। आज देखिए दूध से ज़्यादा पानी महंगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन हो जिनका भंडार सीमित है, भंडार के बार बार समाप्त होने को नवीकरणीय या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। मतलब कितना, अभी कोयला थोड़ी बनेगा, इसको हजारों लाखों साल लग जाते हैं बनने में कोयला, ठीक है। तो ये आने न इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उदाहरण हैं। तो ये जो कोयला, पेट्रोलियम ये है सब प्राकृतिक गैस के, ये अनवीकरणीय उदाहरण है। मतलब इनको रिन्यू नहीं किया, नॉन रिन्यूएबल, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी इन कारकों में भिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है। तो प्राकृतिक का कारण क्या होता है, जैसे अमेजन का जंगल है, ठीक है। अमेजन को वहीं पर कितना वन क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया हुआ है वनों के लिए उगने के लिए, तो वही कारक होता है। और जैसे रेगिस्तान में जाइए, वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ खाली है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, हर चीज़ हर जगह उसके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड कर देता है, ठीक है। जलवायु, ऊंचाई, भूभाग इस सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए प्राकृतिक संसाधन समझ गए। प्राकृतिक संसाधन कोई पूछे तो क्या होता है, तो यही दो चीज़ पहले डिवाइड करिएगा, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है। इसके बाद बता दीजिएगा कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है, कौन रिन्यूएबल है, कौन नॉन रिन्यूएबल है। अब देखिए मानव निर्मित संसाधन ये दूसरे नंबर का है, ठीक है। दूसरे नंबर का, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें, जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो अब इसका मतलब समझें,
जैसे कुछ प्रकृति में वस्तुएं पाई जाती हैं जो उनका उपयोग नहीं रहता है, तो उसका क्या मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो वो संसाधन कैसे हो सकती है? उपयोग अगर जिसका है वही संसाधन हो सकता है। तो पहले क्या होता था, जब आदि मानव थे तो वो लोहा वहा ऐसे पड़ा रहता था, तो क्या अब उसका तो आदि मानव जानते नहीं थे, लेकिन उसी में से कोई बुद्धिमान निकला कि अच्छा इसको निकाल कर हम लड़ाई उड़ाई कर सकते हैं, जानवरों का शिकार कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, उनके लिए एक संसाधन बन गया। अब लोहा का लोग उपयोग करने लगे, तो धीरे धीरे लोहा को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा, तो वो क्या हुआ, एक संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो गया। जो आप जो पेन यूज कर रहे हैं, पेन भी आपके किसी मटेरियल से बना होगा, ठीक है, आपकी मोबाइल भी किसी मटेरियल से बनी होगी, चिप भी सिलिकॉन जर्मेनियम इसी सब से बनता है। तो अगर सिलिकॉन जर्मेनियम चिप का ना उपयोग होता तो वो तो बेकार ही रहता, लेकिन आज उसको संसाधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है कि मानव निर्मित, मानव अपने जो प्रकृति में संसाधन पाए जाते हैं उसको अपने टेक्नोलॉजी के यूज करके उसको संसाधन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये होता है मानव निर्मित संसाधन। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ठीक है, मोना को समझाते हुए राजू ने सुकृत से सिर हिलाया। ठीक है, अब देखिए मानव संसाधन क्या होते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए, लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान कौशल हो। देखिए, जब जो कोई आप चीज़ें बना रहे हैं, तो देखिए मेन चीज़ होता है मानव अगर नहीं होगा तो कोई संसाधन ही कैसे होगा। मानव ही तो वो आपका संसाधन उपयोग कर रहा है, संसाधन बता रहा है। तो मानव भी एक संसाधन, क्योंकि उसका दिमाग, मान लीजिए आप क्या है, कहीं कंपनी में जब तक वहाँ पर मानव नहीं रहेगा तो कंपनी चलेगी कैसे? कितनी भी मशीनें ला के रख दिया जाए। अब तो मान लीजिए वो रोबोट है, तो रोबोट को भी चलाने के लिए तो मानव ही चाहिए। तो क्या हुआ, आपका मानव भी एक संसाधन है, उसका दिमाग, उसका स्किल्स, ये सब क्या हुआ, वही आपका संसाधन है। तो ठीक है, ज्ञान कौशल तथा यहाँ कहाँ गया, नीचे गया, ये प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण के समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइन दिया गया है ये पढ़ लेते हैं। अब देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है, लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। ठीक है, तो क्या मानव संसाधन क्या है तात्पर्य, उनका मानसिक, शरीर और शारीरिक। तो वो जितने कहते नहीं, यहाँ पर कितने मानव, किसी कोई देखने किसी कंपनी में गया तो कितने यहाँ ह्यूमन काम कर रहे हैं, कितने मानव यहाँ लगे हुए हैं, तो उनका कितने लोगों का दिमाग चल रहा है इस कंपनी में। तो मानसिक शारीरिक से, यदि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है ना, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मानव को संसाधन माना जाए, कुछ लोग कहते हैं नहीं माना जाए, लेकिन माना जाता है, मानव भी एक संसाधन है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान और संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए, ये सब ठीक है, ये सब तो करना ही अपना। देखिए, संसाधन संरक्षण क्या होता है, जो आपका रिसोर्स होता है उसको कंजर्व कैसे करें। ठीक है, चाहे आपका कोई भी रिसोर्स हो, ठीक है, तो कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता देखते हैं। ये मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। मोना एक सपना देख रही है, ठीक, मान लीजिए आप ही सपना देख रहे हैं कि पूरा सब जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश। छाया मतलब क्या, किसी लड़की का नाम नहीं, मतलब वो जो पेड़ का छाया होता है, जैसे पेड़ बना इसका छाया जो नीचे होता है वो की तलाश में घूम रहे हैं इधर उधर। उसने अपनी माँ के को सपने में बताया कि उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? आपने सुबह उठा, आपने सपना देखा ऐसा ऐसा कि कुछ नहीं है, तो अपने मम्मा से पूछेंगे, आप क्या पूछेंगे,
फिर अम्मा ने कहा, हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, ऐसा हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय कोयला पेट्रोलियम तो समाप्त होगा ही, और जो नवीकरणीय संसाधन है, मान लीजिए पेड़ पौधा, ये जल हुआ, ये वायु हुआ, दूषित कर रहे हैं, वायु प्रदूषण भी आजकल कर रहे हैं, ये सब के पीछे सतर्क ना हुए, जैसे हम आज प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं वैसे करते जाएंगे तो ऐसा आए दिन तो आ ही जाएगा। अम्मा ये समझा रही हैं। ठीक है, राजू ने पूछा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ऐसा ना हो? तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब क्या, रिन्यूएबल के लिए संरक्षण, रिन्यूएबल मतलब किसी चीज़ को बार बार उपयोग करिए आप। जैसे रिसाइकिल नहीं होता कि कूड़ा फेंक दिए, उसको फिर रिसाइकिल करके उसको बिजली बना दीजिए। तो जब बिजली बना देंगे तो कोयले वाली बिजली कम खपत होगी, आपके कूड़े वाली बिजली चलेगी, तो कोयला बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखिए, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना संपोषणीय विकास कहलाता है। अभी देखिए, हमने 2-3 दिन पहले एक चैप्टर पढ़ा था। अब ठीक है, ये संपोषणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंग्लिश में होता है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम वही बताए थे, आज भी शायद हमने टेस्ट में क्वेश्चन ही दिया था। ठीक है, क्या संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए, मान लीजिए क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप कोई चीज़ संसाधन उपयोग करिए, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन उसको भविष्य के लिए बचा के भी रखिए। मतलब जैसे सुबह खाना खा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हाँ सुबह खाना खा लें, लेकिन शाम को भी बचा लें क्योंकि गैस नहीं है, इसी में से हम काम चला लेंगे, ऐसे ही याद करिए। ठीक है, कि सुबह खाना बना लिए, आप सुबह खा लिए, इसके बाद सोच रहे शाम को तो गैस ख़त्म हो गया है, अब इसी में से बचा लेते हैं क्योंकि हमें भविष्य में, भविष्य मतलब शाम को भी वही तरह रिसोर्स होता है। आप सुबह भी अपना खाना खा लिए, आपका मतलब ये खाना खा लिए, आप अस्सल हो गए, मतलब ये हो गया कि हाँ हम खाना खा लिए, भूखे तो नहीं हैं, लेकिन उसमें से शाम को भी खाना बचा लिए। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में कुछ उपयोग कर लीजिए, लेकिन भविष्य के लिए जो फ्यूचर आने वाला है उसके लिए भी बचा लीजिए। ठीक है, वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कई बार आपके क्वेश्चन यही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, पीसीएस में जाकर क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपको लिया गया है कि आप जो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए संरक्षण करने के लिए संतुलन बनाए रखिए। दोनों में आप संतुलन बनाए रखिए, जो अभी यूज कर रहे हैं और जो भविष्य में यूज करना है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो वही जो पुनः चक्रण है, क्या होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे बना रहता है ऐसे, तो ये इसी के द्वारा क्या होता है, सब आप पुनः उपयोग कर सकते हैं कई तरीके। जैसे पॉलीथीन फेंकिए मत, उसको डस्टबिन में डालिए, उसका बिजली बनेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अंततः यह एक भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों के लिफाफे, खरीदारी के थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं, और मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। तो ठीक है, तो ये देखिए, ये सब बच्चे हैं, हर जगह से कई कई चीज़ें ला के उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के लोगों को दे रहे हैं। जस्सी ने कहा, मैं बहुत सतर्क रहूंगी, कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। देखिए, जस्सी छोटी सी बच्ची है, ये कितना समझदार है। ठीक है, तो क्या कागज़ का मिनिमम यूज करिए। क्यों? क्योंकि कागज़, एक कागज़ के लिए आपको जो जितना कागज़ आप फेंक देते हैं उसके लिए कितने पेड़ करते हैं, हजारों पेड़ करते हैं। तो इसलिए कागज़ का कम उपयोग किया करिए। ठीक है, ठीक, तो कागज़ का कम ही उपयोग किया करिए। चलते हैं, देखते हैं, यहाँ देखते हैं। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत
व्यर्थ ना हो। जैसे आप क्या किए, फैन चला दिए, इसके लिए बाहर घूमने चले गए, फैन चल रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, संसाधन का यूटिलाइज नहीं हो रहा है। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से बनती है। किससे? विद्युत जल और कोयले से बनती है। बांध बना दिया जाता है, उससे बनता है, कोयला उससे बनता है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। देखिए बच्चे कितने समझदार हैं यहाँ। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं, ठीक है, आप भी ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्र किए हैं, आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग भविष्य पेड़ पौधे और प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। आप यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग वो सतपोषणीय है, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ठीक है, तो यही सब आपको बचाना है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ कि ये जो सतपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत क्या हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल किया जाए, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना, ठीक है, तो मतलब ये सब करना ही आपको है। अब देखिए थोड़ा सा अभ्यास देख लेते हैं, ठीक है, ये भी सब करवाएंगे हम, डेली करवाएंगे ये भी। अब कह रहे हैं पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो अभी हम क्या पढ़े थे? पृथ्वी पर संसाधन जलवायु, एल्टीट्यूड मतलब, ठीक है, ऊंचाई, और वहाँ पर कितना कौन सा भौतिक विभाजन है, कौन सी मृदा है, तो उसी हिसाब से क्या होता है आपका संसाधन वितरित होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यही है कि संसाधन आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। ये संसाधन पृथ्वी पर जो संसाधन है वो असमान रूप से क्यों है? तो ये देखिए, ये कुछ इसका क्वेश्चन इसी में दिया गया है। अभी तो हम सब पढ़ ही रहे थे। ये देखिए कहाँ पढ़ रहे थे ये, हाँ ये देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर कारकों की भिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है, यही इतना आपको लिखना है, ठीक है, वो 2 लाइन का लिखना था इसमें। अब देखिए मानव संरक्षण क्या है? तो वही है, आप किस हर चीज़ को आप उसको रिन्यू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यू करिए। संरक्षण क्या है? को हर चीज़ बचाइए, विद्युत बचाइए, फालतू बल्ब न जलाइए, फालतू पंखे न चलाइए, ठीक है, सभी रिसोर्सेज को फालतू कागज बर्थ न करिए। तो यही सब संरक्षण है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानव ही एक है जिसके पास कौशल है, दिमाग है, शरीर है, ये सब वो सभी और मतलब जो संसाधन है उनको यूटिलाइज बनाता है। जो चीज़ व्यर्थ रहते हैं उनको मतलब संसाधन योग्य बनाता है, ठीक है, मानव संसाधन। सतपोषणीय विकास क्या है? सतपोषणीय क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो प्रेजेंट टाइम में ऐसे यूज करिए, लेकिन उसको ध्यान से कि भविष्य के लिए भी वो बना रहे। तो यही आपका सतपोषण, कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछे सतपुरुष जी, तो ऐसे याद रखिए कि हम जो अभी यूज कर रहे हैं उसको सही से यूज करें ताकि भविष्य के लिए भी बना रहे। बस यही इतना याद रख लीजिए, सतपोषणीय, और कुछ मत याद करिए। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता है? तो यूटिलिटी हम बताएं निर्धारित करता है। मूल्य आपका आर्थिक मूल्य होता है, जैसे आपका क्या धातुएं आर्थिक मूल्य होती हैं। मनोरम दृश्य हम बताए थे, आप कश्मीर गए सिर्फ पहाड़ देख रहे हैं लेकिन उसका आर्थिक मूल्य होता नहीं होता है। तो उपयोगिता मूल्य, मात्रा हम पढ़े ही नहीं अभी, ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है। कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन कौन है? झरने का जल क्या मानव? ये तो प्राकृतिक संसाधन है ना, तो ये तो नहीं है। ये उष्णकटिबंधीय वन क्या, अमेजन के जंगल जो आपके हैं वो मानव निर्मित बनाया गया है? नहीं। कैंसर का उपचार वाली औषधियाँ, तो जो आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ होती हैं वो मानव निर्मित है, इसको क्या करना है? अनवीकरणीय संसाधन कौन होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है,
नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनका सीमित भंडार होता है। सीमित भंडार मतलब जैसे कोयला होता है, कोयला का सीमित ही भंडार होता है, पेट्रोलियम एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है। तो जो ये अरब कंट्री हैं अभी, तो वो फिर क्या दूसरे सोर्स पे मतलब जा रही हैं, धीरे धीरे जान रही हैं, एक दिन ये ख़त्म होना है। तो हमारा सब जो पैसे आने का वो है, जैसे सऊदी अरब, कुवैत या अरब, ये यूएई, ये सोच रहे हैं कि अब नए शिफ्ट हुआ जाए, टूरिज्म वूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं वो सब। ठीक है। तो इसीलिए ये सीमित हैं, कुछ दिन में तो ख़त्म होना ही है कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। ठीक है। बस ये तो अब रहमान वाला दोहा याद रखिए, बस इतना ही है। अब देखिए इतना है, 40 मिनट लग गया थोड़ा सा समझाने में। हम ऐसे डेली समझाएंगे, और इसमें कोई वो नहीं है कि आप पढ़िए, मतलब ये देखिए, सत पोस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको देखिए भूल ही गए थे। संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती हो रहें। ठीक है। तो यही जो हम बता रहे हैं कि अभी भविष्य नहीं, भविष्य ही न दे, वर्तमान ही न देखे, भविष्य को भी देखिए। ठीक है। तो ये हमारा एकदम वही मकसद है इस ये एनसीईआरटी को लाने के लिए, क्योंकि कई कई बच्चे होंगे, जैसे बहुत से लोग होंगे, हमेशा वो मतलब अच्छी बुक, मतलब वो ऐसे बुक, बेसिक बुक नहीं पढ़े हैं एनसीईआरटी। और अगर आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो आप चाहे मेंस दीजिए चाहे प्री दीजिए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। किसी साल का आप उठा के देख लीजिए, अगर मैं जो बोल रहा हूँ इसको बिलीव ना हो, तो आप पुराना पेपर लाइए जाइए बाज़ार से, वहाँ से चाहे मेंस का लाइए चाहे प्री का लाइए, हर क्वेश्चन यहाँ से एनसीईआरटी से आपको मिल जाता है। एनसीईआरटी घटना चक्र पढ़ लीजिए, कहीं आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है। तो अब मेंस का क्वेश्चन आप देखिए और करिए कि प्राकृतिक संसाधन से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसको हम दूसरा चैप्टर जो है, इसको भी हम जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर देंगे, लगभग 10-15 दिन में हम पूरा ख़त्म करने की प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा, कंटिन्यू करना होगा, तो मतलब मैं कंटिन्यू करूँगा, चाहे अब चाहे जितने बच्चे देखें, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो मैं इसको ख़त्म ही करके अब मतलब सोचूंगा, ये इसको ख़त्म ही कर देते हैं पूरा ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।